वेलकम बैक टू रक्षित क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक सैम्पल पेपर के बारे में जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किए थी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं टर्म 1 में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन लेने से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, यानी हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो इसीलिए मैंने कोशिश की अपनी इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंडों तक भी ये वीडियो पहुंचती रहे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि ये जो सीबीएसई बोर्ड है वो 2 टर्म में पेपर कंडक्ट कराने जा रहा है और इन दोनों टर्म में पहला टर्म शुरू हो चुका है और 12th का पेपर भी अब स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, जो कि ओएमआर सीट पर होगा। ओएमआर सीट को कैसे भरना है, क्योंकि 10th और 12th के स्टूडेंटों ने अभी ओएमआर सीट का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है ऑलमोस्ट, तो इसलिए उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि ओएमआर सीट को किस तरीके से भरा जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ओएमआर सीट के बारे में बताया है कि कैसे ओएमआर सीट को भरा जाए, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें ताकि पेपर में आप कोई गलती ना करें। ओएमआर सीट पर पेपर होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। सारे ऑप्शनल पेपर होंगे जिसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर बताना होगा, सिर्फ टिक करना होगा, सर्कल को डार्क करना होगा इन पेपर्स के अंदर। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है हमारा द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइड मूवमेंट। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस वो है द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। कौन से 2 सुपर पावर जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर कर सामने आए थे? ऑप्शन ए है यूएसए एंड जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएसए एंड यूएसएसआर, ऑप्शन सी है यूएसएसआर एंड रशिया, एंड ऑप्शन डी है यूएसए एंड ब्रिटेन। तो आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया वॉर शुरू हो गया था जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, और वो 2 सुपर पावर्स के बीच शुरू हुआ था और ये 2 सुपर पावर्स थे यूएसए एंड यूएसएसआर। इसीलिए इसका आंसर जो है गाइस वो बी होगा, यूएसए एंड यूएसएसआर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजली सीन एज द बिगनिंग ऑफ, यानी कोल्ड वॉर के अंत को किसकी बिगनिंग के तौर पर देखते हैं? ए कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। देखो यहां पर बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है अपनी तरफ से कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से गलत हैं। तो देखो कोल्ड वॉर से इंडियन पॉलिटिक्स तो था नहीं कोल्ड वॉर का एंड होना, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात भी नहीं हो सकती है इसके अंदर, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो पुराने जो विचारक रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल के उनके बारे में बात की जा रही। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यही इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स ऑफ द डैश एंड डैश द वाज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर, यानी किन 2 देशों के बीच का वॉर जो था वो सेंटर था, मेन केंद्र था कोल्ड वॉर के दौरान। पहले ब्लैंक 2 ब्लैंक्स हैं इसके अंदर, तो इसमें पूछा जा रहा है ए सोवियत यूनियन, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द एबव। तो देखो क्योंकि 2 ब्लैंक है इसमें भी हम लॉजिक लगा सकते हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर जो है 2 सुपर पावर्स के बीच चल रहा था, सोवियत यूनियन और यूएसए। तो इसीलिए ए और बी दोनों मिलाकर ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा बोथ ए एंड बी ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग ब्लैंक एंड ब्लैंक, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो उससे क्या मीन्स ऑफ अटेन किस चीज से सबको संबोधित करता है? ए
फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और डी बी एंड सी। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि NIEO जो है वो ऐसी कंट्रियों का के लिए बनाया गया था जिन कंट्रियों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ादी मिली, जिन्हें हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं। इन दोनों देशों की दो बातें मेन थी, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और दूसरा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को पाना। तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है हमारा बी एंड सी, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर द लीडर ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। किस साल में सोवियत यूनियन के जो सोशलिस्ट रिपब्लिक के लीडर्स थे उनको इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यूबा के ऊपर अपना दबदबा ना बना ले। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन है बच्चों, ए अप्रैल 1961, बी अप्रैल 1916, सी अप्रैल 1996 एंड डी अप्रैल 1960। तो आप लोगों को पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बड़ा ही फेमस टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी बुक में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो 1916 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तब तक कोल्ड वॉर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। 1996 भी नहीं हो सकता क्योंकि इस समय यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। 1960 और 61 दो हैं, 61 इसका सही आंसर है क्योंकि इसी समय जो है उन्हें ये डर लगने लगा था कि कहीं अमेरिका जो है वो क्यूबा के ऊपर अपना दबदबा ना बना ले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ स्मॉल आइलैंड डैश ब्लैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी वो कौन उस जो छोटा आइलैंड था अमेरिका के बराबर में, उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो छोटा आइलैंड, जब भी छोटे आइलैंड की बात आ रही है, स्मॉल आइलैंड, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको अपनी वीडियो में बताया कि वो छोटा आइलैंड जो था, टापू जो था, वो था क्यूबा। क्यूबा वाज एन स्मॉल आइलैंड विच वाज द नेबरिंग कंट्री ऑफ अमेरिका। क्यूबा जो है एक छोटा सा टापू था जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश था। उसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जॉन एफ कैनेडी, ए, बी फिडेल कैस्ट्रो, सी निकिता क्रुश्चेव, डी जॉर्ज बुश। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखें कि इसी में तीन इंपॉर्टेंट नेम आ रहे हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में जो तीन लीडर थे जो इससे रिलेटेड थे, उन तीनों के नाम इसमें हैं। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा से फिदेल कैस्ट्रो और यूएसएसआर से निकिता क्रुश्चेव और जॉर्ज बुश जो है वो प्रेसिडेंट रहे बाद में यूएसए के। तो फिदेल कैस्ट्रो जो है वो उस टापू के यानी देश के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक एज एन एले ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। कौन जो है यूएसएसआर का यानी सोवियत यूनियन का अंग रहा है, यानी उसके डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल फायदा जिसको मिला है उसका सहयोगी बनने के कारण। तो यूएसए तो हो ही नहीं सकता, ए, बी है क्यूबा, सी है रशिया, डी है ब्रिटेन। तो यूएसए और ब्रिटेन तो दोनों एक ग्रुप में थे जो कि अपोजिट ग्रुप था। बच गया क्यूबा एंड रशिया, तो रशिया जो है सोवियत यूनियन का खुद पार्ट था, तो इसीलिए क्यूबा इसका आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लॉजिक जरूर लगाना है अपने माइंड से कि कौन से पहले नहीं हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं उनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। उसके बाद है हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। किसने डिसाइड किया था क्यूबा को एक रशियन बेस बनाने के लिए। ए, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी, बी फिदेल कैस्ट्रो, सी निकिता क्रुश्चेव और डी स्टालिन। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता, अभी ऊपर ही मैंने बताया कि तीन लीडर के नाम। निकिता क्रुश्चेव थे जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि क्यूबा में मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया जाए, और उन्होंने वहाँ पर दो मिसाइलें जो है प्लांट कर दी थी जिसका फेस उन्होंने अमेरिका की तरफ कर दिया था, और इस बात की इंफॉर्मेशन अमेरिका को लगभग 3 वीक्स के बाद लगी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल्स वर प्लेस्ड इन क्यूबा।
क्यूबा में किस साल जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है प्लांट की गई थी? ए 1962, बी 1926, सी 1965 और डी 1960। यहाँ भी देखो बच्चों, आप लोगों को लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। 1926 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ना खत्म हुआ था। 1960, 65 और 62 ये तीन बचे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 61 में यूएसएसआर के लीडर्स को डर लगने लगा था कि कहीं अमेरिका जो है वो क्यूबा के ऊपर अपना दबाव डालकर उसे अपने फेवर में ना कर ले। तो जब 61 में उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने 62 में इसीलिए न्यूक्लियर मिसाइल जो है वहाँ प्लांट करने की सोची। तो 62 जो है उसका सही आंसर है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स यूएसए बिकम अवेयर ऑफ मिसाइल इन क्यूबा? आफ्टर हाउ मैनी वीक्स यूएसए बिकम अवेयर ऑफ मिसाइल इन क्यूबा? क्यूबा में जो मिसाइल लगाए गए थे उसके बारे में यूएसए को कितने दिनों के बाद, कितने हफ्तों के बाद पता लगा? अभी मैंने आपको इसका आंसर भी बताया था कि ए 4 वीक, बी 2 वीक्स, सी 3 वीक्स, डी 1 वीक। तो 3 वीक्स यानी 3 हफ्तों के बाद लगभग अमेरिका को इसके बारे में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्लैश सीम्ड इवेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज, यानी एक जो क्लैश हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? टकराव जो हुआ था दोनों सुपर पावर्स के बीच। ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बी क्यूबन क्राइसिस, सी मिसाइल क्राइसिस, डी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो इसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें ऐसा लगने लगा था कि किसी भी समय दोनों देशों के बीच कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर आप लोगों को ये लगे कि ये कुछ बेनिफिशियल है पेपर के लिए, तो आप इसे लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 1, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द, किस चीज का हाई पॉइंट माना गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को? ए हॉट वार, बी कोल्ड वार, सी वर्ल्ड वार 1, डी वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के टाइम में तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ही नहीं, हॉट वार और कोल्ड वार बच गए। हॉट वार था नहीं, कोल्ड वार शुरू था उस समय, तो इसका मतलब बी सेक्शन जो है वो बी पॉइंट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश रेफर टू द कॉम्पिटिशन एंड टेंशंस and a series of confrontation between the United States and Soviet Union backed by their respective allies। किस में दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था, टेंशन चल रहे थे, कन्फ्रंटेशन चल रहा था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच उनके अलायंस के साथ? तो ए हॉट वार था वो, बी कोल्ड वार था, या सी वर्ल्ड वार 2 था, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था? तो पूरे कोल्ड वार के दौरान हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो एक हिस्सा था, इसका पार्ट था, लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो वो कोल्ड वार था। उस पूरे एरा को कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बी यानी कोल्ड वॉर। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चैप्टर 1 से, द कोल्ड वार इंक्लूड डैश डैश एंड डैश, यानी कोल्ड वार के अंदर क्या क्या शामिल था? ए पीस, competition and understanding, B rivalry, military alliance and the balance of power, C unity, competition and rivalry, D peace, competition and unity। तो rivalry, military alliance और balance of power, ये तीन चीजें जो हैं चल रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि राइवलरी भी थी दोनों की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने मिलिट्री अलायंस भी बनाया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेस्टर्न अलायंस के नाम से अमेरिका की मदद के लिए नेटो बना, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरीके से ईस्टर्न अलायंस के तौर पर यूएसएसआर की मदद के लिए इसी दौरान जो है वॉर्सा पैक्ट बना था। तो ये बी पॉइंट जो है इसका सही आंसर है। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज एकम्पनीड बाय अ ब्लैंक कन्फ्लिक्ट एज वेल। कोल्ड वॉर के अंदर किस चीज की कन्फ्लिक्ट थी, किस बात को लेकर लड़ाई थी? मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट, बी
आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, सी पर्सनल कन्फ्लिक्ट, डी ऑल द अबव। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो कोल्ड वॉर था वो पूरी तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, यानी मुंह से लड़ा जाने वाला वॉर, और जिसमें आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई चल रही थी, यानी विचारधारा की लड़ाई थी। 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ वेस्टर्न अलायंस? वेस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था? मैंने आपको पहले भी बताया, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वेस्टर्न अलायंस मीन्स अमेरिका का ग्रुप और ईस्टर्न अलायंस मीन्स यूएसएसआर का ग्रुप। तो वैसे भी इससे ही पता लग रहा है आपको आंसर का, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ए यूएस, बी रशिया, सी यूएसएसआर और डी अलाइड पावर। तो ए यानी यूएसए जो है वो इसका सही आंसर है। 16th क्वेश्चन, द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ, यानी वेस्टर्न अलायंस किस चीज की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था? ए सोशलिज्म, बी लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, सी कम्युनिज्म एंड डी मार्क्सिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न अलायंस जो है डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म को फॉलो करता था, इसको रिप्रेजेंट करता था, इसलिए बी जो है इसका सही आंसर है। 17th क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ ईस्टर्न अलायंस? जब वेस्टर्न का अमेरिका था तो ईस्टर्न का यूएसएसआर, तो इसीलिए ए ऑप्शन सुन लेते हैं फिर भी। ए सोवियत यूनियन, बी यूएसए, सी रशिया, डी ब्रिटेन। तो यहां पर इसका आंसर सोवियत यूनियन होगा, क्योंकि वही जो है ईस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था, हेड कर रहा था। 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ईस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ। ईस्टर्न अलायंस जो है वो आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता था, किस चीज के? कैपिटलिज्म के, मार्क्सिज्म के, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की, या सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म? तो सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म को वो रिप्रेजेंट करते थे, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, एलाइड फोर्स लेड बाय द। एलाइड फोर्स किनके द्वारा बनाया गया था? कौन कौन सी कंट्रियां इसमें शामिल थी? जर्मनी, इटली एंड जापान? नहीं, ये अपोजिट पार्टी थी। बी यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस? ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यूएस, सोवियत यूनियन, इटली एंड जापान, और फोर्थ है यूएसए, यूएसएसआर। तो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स इसका। क्यों? क्योंकि इन चारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर इनमें से किसी पर भी जर्मनी अटैक करता है या दूसरी कोई भी कंट्री अटैक करती है तो ये चारों मिलकर उसको अपोज करेंगे। तो ये एलाइड फोर्स था जिसमें यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चारों देश शामिल थे। अब है 20th क्वेश्चन, द वर्ल्ड वॉर 2 स्प्रेड अप टू विच रीजन? यानी किस क्षेत्र तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर फैला था? ए एशिया, इंडिया, चाइना एंड बर्मा, बी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, सी नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, डी नॉर्थ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ। तो बी आंसर इसका ठीक है बच्चों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड द क्रिटिक्स सेड इट वाज नेसेसरी अननेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब्स? यानी जो आलोचक हैं वो ये क्यों कहते हैं कि जापान के ऊपर जो बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बंद कराने के लिए वो गलत था? ए उनका मानना क्या है इन चारों में से? ए जापान वाज इनोसेंट, बी जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, सी जापान वाज वीक, डी जापान वाज स्ट्रोंगर। तो जापान सरेंडर करने को तैयार था, फिर भी ये माना जाता है कि उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक किया गया। 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीजन फॉर अमेरिकन बॉम्बिंग जापान? यानी इनके अनुसार जो है, क्रिटिक के अनुसार जो है, वो क्या कारण थे कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया? पहला, टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया, बी टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम, सी टू एंड द वॉर क्विकली, डी बोथ ए एंड बी। तो ये था कि वो मॉस्को को ये दिखाना चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
अब आते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द यूएस सपोर्टर्स हैव यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू, यानी जो इसके सपोर्टर है उनका मानना क्या था कि क्यों गिराया बॉम्ब, इनमें से एक पॉइंट सही है वो बताना है। तो टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया, कि सोवियत यूनियन को मिलिट्री गेन करने से रोका जाए, पॉलिटिकल और मिलिट्री गेन करने से एशिया में। बी, टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिका एंड एलाइड लाइव्स, यानी और ज़्यादा नुकसान ना हो एलाइड फोर्स का और अमेरिका की आर्मी का। और सी, टू एंड द वार क्विकली एंड टू स्टॉप, यानी वॉर जो है जल्दी बंद हो और बिल्कुल ख़त्म हो। तो इसका आंसर है बच्चों बी एंड सी, यानी एलाइड फोर्स और अमेरिका की आर्मी को लॉस से बचाने के लिए और वॉर जल्दी खत्म हो, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन 24th क्वेश्चन। एटॉमिक बॉम्ब ऑफ यूएस ऑन हिरोशिमा वाज कोड नेम्ड, यानी जो बम हिरोशिमा पे गिराया गया यूएसए के द्वारा उसका कोड नेम क्या था। ए, द बॉम्ब वाज कोड नेम्ड लिटिल बॉय। बी, फैट मैन। सी, लिटिल बेबी। डी, लिटिल गर्ल। तो जो बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा वो था लिटिल बॉय, यानी उसका जो कोड नेम रखा गया था वो लिटिल बॉय था। 25th क्वेश्चन है एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी वाज कोड नेम्ड एज, यानी एटॉमिक बॉम्ब जो था जो कि नागासाकी पर गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था। तो ऑप्शन सुनेंगे पहले। ए, फैट मैन। बी, फैट बॉय। सी, फैट वुमेन। डी, फैटी मैन। तो फैट मैन रखा गया था उसका कोड नेम जो बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया था। डियर स्टूडेंट्स, जो बाद में जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने और सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिसमें हमने कई तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, सैम्पल पेपर्स के बारे में डिस्कस किया है जो क्वेश्चंस टर्म 1 के अंदर पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस अच्छे लगें तो इसे आप लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है मैं आप लोगों तक लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। द येल्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, यानी जो येल्ड था उनका वो कितना था, 15 एंड 26 किलोटन्स। ए, बी 15 एंड 29 किलोटन्स। सी 15 एंड 21 किलोटन्स। डी 14 एंड 21 किलोटन्स। तो सी यानी 15 एंड 21 किलोटन्स ये इसका येल्ड था जो लिटिल बॉय और फैटमैन का था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 27th क्वेश्चन हमारा। बाय द अर्ली 1950s the US and the USSR were already making their nuclear weapons that had a yield between, यानी उनके बीच का yield कितना था जो दोनों बना रहे थे। तो 10 and 15 किलोटन्स। ए, बी 10 and 15 थाउजेंड किलोटन। सी 15 and 20 किलोटन्स एंड डी 100,000 किलोटन्स। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स बी है, यानी 10 and 15,000 किलो टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the two rival powers were in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction on capable to each other, a full flag war is, यानी फुल फ्लैग वॉर क्या था उसमें, अनलाइकली। ए, बी लाइकली। सी मस्ट और डी पॉसिबल। तो अनलाइकली होगा इसका सही आंसर। 29th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What happened in logic of deterrence situation? What happens in logic of deterrence situation? Deterrence situation के अंदर में से कौन सा लॉजिक होता है। ए, both sides have the capacity to retaliate against an attack. B, cause so much destruction that neither can afford to initiate war. C, neither side should want to risk war. और D, both A and B। तो आंसर इसका ए एंड बी है कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी
to retaliate against an attack, and B, cause so much destruction that neither can afford to initiate war. ये डी ऑप्शन यानी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 30th क्वेश्चन। In spite began an intense form of rivalry between the great powers, remained a cold and hot or shooting war due to, यानी दोनों के बीच जो वॉर था वो कोल्ड वॉर रहा, हॉट और शूटिंग वॉर के कारण। तो उसका रीजन क्या था? ए, लॉजिक ऑफ वॉर, बी, लॉजिक ऑफ पीस, सी, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और डी, ऑल द अबव, लॉजिक ऑफ डेटरेंस यानी स्थिरता बनाए रखना। ये इसका सही आंसर है। 31st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर बट नॉट, यानी डेटरेंस जो है वो वॉर को रोकता है लेकिन नहीं क्या, फाइटिंग लड़ने से रोकता है। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, यानी विचारों की विचारधारा के अंतर को दूर करता है। सी, राइवलरी बिटवीन पावर्स, यानी दुश्मनी को खत्म नहीं करता। और नन ऑफ एबव, तो राइवलरी बिटवीन द पावर्स ये जो है खत्म नहीं हो पाता इसके अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32nd क्वेश्चन। इन द डेटरेंस रिलेशनशिप बोथ ब्लॉक लेड बाय सुपर पावर्स वर रेस्पेक्टेड टू बिहेव एज ब्लैंक एक्टर, यानी ब्लैंक एक्टर के तौर पर जो है वो बिहेव करना चाहिए उन्हें। कैसा? रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, बी, रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट, सी, केयरफुल, ऑनेस्ट, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर है रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल। उन्हें ऐसा जो है एक्ट करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 33rd क्वेश्चन। When two superpowers and the blocks led them are in a blank relationship, fighting wars will be massively destructive. When two superpowers and the blocks led them are in a blank relationship, यानी अगर दोनों सुपर पावर उनके जो ब्लॉक हैं वो ब्लैंक रिलेशनशिप में हो तो फाइटिंग वॉर विल बी मैसिव डिस्ट्रक्टिव, तो उसमें जो अगर युद्ध हुआ तो बहुत खतरनाक होगा। किस स्थिति में? फ्रेंडली, ए, बी, डेटरेंस, सी, पीसफुल, और डी, न्यूट्रल। तो डेटरेंस की स्थिति में अगर होता है तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 34th क्वेश्चन। कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर, कोल्ड वॉर जो है वो किस चीज को मैनेज कर रहा था? ए, पीस, बी, ह्यूमन लाइफ, सी, ह्यूमन सर्वाइवल, एंड डी, नन ऑफ द एबव। तो ह्यूमन सर्वाइवल को जो है ये मैनेज कर रहा था। नेक्स्ट, द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन द डैश विद कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी वेस्टर्न अलायंस जो है कौन सा था, उसका नाम क्या था और कब आया वो? तो ए है नेटो इन 19 अप्रैल 1949, बी, सीटो इन अप्रैल 1948, सी, सेंटो इन अप्रैल 1994, एंड डी, टेंटो इन अप्रैल 1947। तो आप सभी को पता, अभी पीछे भी हमने इसके बारे में बात की इसी वीडियो के अंदर कि नेटो था जो कि बना था अप्रैल 1949 में, तो इसमें नेटो इन अप्रैल 1949 इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद हैं तो आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उन तक मेरी और वीडियोस नहीं पहुंच पाएगी, और मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चनों का फ़ायदा सभी बच्चों को पहुंचे ताकि जब वो पेपर दें तो उन्हें वो पेपर बड़ा ही आसान दिखे, उन्हें पेपर करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वैसे पढ़ते समय ध्यान रखें कि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें। पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि एट ए टाइम उस समय याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए बीच बीच में रिवाइज करते रहें। ये वीडियो मैं इसीलिए लाया हूँ, वैसे तो लाइव क्लास में मैंने इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था लेकिन ये क्वेश्चंस आप तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इन क्वेश्चनों के साथ भी बननी चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चनों को कवर कर सकें ईजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम बहुत कम है और पेपर बहुत नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये पहुँचे
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ये काम आप लोगों का है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटो इज एन एसोसिएशन ऑफ ब्लैंक स्टेट्स, यानी नेटो के अंदर कितने कंट्रियां मेंबर थी? ए 11, बी 12, सी 15 एंड डी 10। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 कंट्रियां थी, बी 12, यानी वो इतनी कंट्रियां थी जो कि नेटो की मेंबर थी जब नेटो बना था। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द, ईस्टर्न अलायंस को किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने आपको पीछे इसी वीडियो में बताया कि वेस्टर्न अलायंस को नेटो के नाम से जाना जाता था, और उसी के खिलाफ में, उसी के अगेंस्ट में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक नया मिलिट्री फोर्स बना था जिसे हम ईस्टर्न अलायंस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो नाम क्या था वो आप लोगों को देखना है। ए वार्सा पैक्ट, बी सीटो, सी सेंटो, डी नेटो। तो वो वार्सा पैक्ट था जो कि बना था नेटो के अगेंस्ट में, यानी नेटो के खिलाफ जो है ये बना था, ताकि ये जो है अगर कहीं वॉर हो, इसका मेन पर्पज़ क्या था? अच्छा यहाँ पर ये भी बता दूं मैं आपको, नेटो का बनाने का भी मेन पर्पज़ ये था कि इफ़ देयर इज अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, नेटो कंट्री वुड अटैक ऑन यूएसएसआर ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए। यानी अगर कहीं वॉर होता यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो नेटो के जितने भी देश थे ये सभी देश जो है अमेरिका के ऊपर अटैक करते, यूएसएसआर के ऊपर अटैक करते अमेरिका की तरफ से। ठीक इसी तरीके से इसी के खिलाफ, ये तो अप्रैल 1949 में बना था, अभी आपने पढ़ा पिछले क्वेश्चनों में ही अभी, और इसी के अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट जो है 1955 में बना था, इसी के खिलाफ में बना था। और इसका भी मोटिव यही था कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर दे वुड अटैक ऑन यूएसए ऑन बिहाफ ऑफ यूएसएसआर। अगर कहीं वॉर होता अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, तो ये यूएसएसआर की तरफ से यूएसए के ऊपर अटैक करते। तो ये दो तरह के अलायंस फोर्सेस थे, ध्यान रखेंगे दोनों का नाम, एक नेटो, दूसरा वार्सा पैक्ट। नेटो को ही वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है और वार्सा पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन। द ईस्टर्न अलायंस वाज क्रिएटेड इन डैश एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर डैश फोर्स इन यूरोप। तो कौन सा ईस्टर्न अलायंस था और वो किसके खिलाफ बना था? अभी बात हुई पीछे ही, ये बना था ए 1954 सेंटो के खिलाफ, या बी 1955 नेटो के खिलाफ, सी 1955 सीटो के खिलाफ, या डी नन ऑफ एबव। तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों से कि ये 1955 में नेटो के खिलाफ बना था, क्योंकि नेटो जो था वो वेस्टर्न अलायंस था और ईस्टर्न अलायंस के तौर पर इसी के अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट को बनाया गया था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39th क्वेश्चन। इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड डैश एंड डैश। यानी ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट ने जो अलायंस बनाया था अपना, उसका उन्होंने क्या नाम दिया था? ए सीटो एंड सेंटो, बी नाटो एंड सीटो, सी सीटो एंड सेंटो, सॉरी पहला था ए सेंटो एंड नाटो, बी नाटो एंड सीटो, सी सीटो एंड सेंटो, नन ऑफ एबव। तो ये दो अलायंस जो बनाए थे इन्होंने सीटो और सेंटो के नाम से थे, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन की तरफ। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद रीजनल कंट्रीज सच एज। यानी सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था क्लोज रिलेशन के तौर पर किन रीजनल कंट्रीज के बारे में? ए इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, बी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, सी इराक, पाकिस्तान एंड भूटान, डी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। तो इसका आंसर बी है, यानी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, इन देशों के प्रति ये काफ़ी क्लोज थे। 41st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 41 का क्वेश्चन। नेम द मूवमेंट विच गेव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। यानी वो कौन सा संगठन था, मूवमेंट था, जिसने न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रियों को दूर रखा दोनों ही सुपर पावर ग्रुप से?
ए नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, बी नेटो, सी सेंटो और डी सीटो। तो इसका नेम आंसर है नॉन अलाइंड मूवमेंट। यही एक ऐसा मूवमेंट था जिसने न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रियों को एक नया मौका दिया, यानी जिन्हें ये नेम ही ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने उन लोगों को बताया कि वो दोनों सुपर पावर से दूर रहें और दूर रहकर जो है अपनी एक अलग पहचान बनाएं। क्योंकि नेम का कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो हमें दूसरे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए नेम का कहना ये था कि दोनों ग्रुपों से दूर रहा जाए, जब जरूरत पड़े पहले ग्रुप से मदद ली जाए, जब जरूरत पड़े दूसरे ग्रुप से मदद ली जाए, और कभी अगर दोनों में लड़ाई भी होती है तो दोनों को लड़ने से रोका जाए और दोनों के बीच में आकर उनका बीच बचाव कराया जाए। तो इसलिए इसका आंसर नेम है। 42nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल्ड वॉर इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कोल्ड वॉर के बारे में गलत है? इस तरह के क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आते हैं पेपरों के अंदर, आएगा, यानी ये जो टर्म 1 होगा कि स्टेटमेंट बतानी है कौन सी गलत है। तो पहला है कि इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव एलाइज। बी, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन द सुपर पावर्स। सी, इट ट्रिग्ड ऑफ एन आर्म रेस। डी, द यूएस एंड यूएसएसआर वर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वार। तो सिंपल सी बात है, एक पूछा आपसे गलत स्टेटमेंट, तो सबसे लास्ट वाला वैसे भी पता लग रहा है कि दोनों आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि दोनों की दूर की लड़ाई थी। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए थे ताकि दोनों के बीच जो है किसी तरह का आपस में लेन देन ना हो, बल्कि वो इनडायरेक्ट वे में वॉर कर रहे थे। दूसरी कंट्रियों के को का सहारा लेकर, दूसरी कंट्रियों को बीच में रखकर जो है वो अपनी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रही थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेम? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है नेम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार? नेम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ए, enabling newly decolonized countries to pursue independent policies. B, not joining any military alliance. C, following a policy of neutrality on the global issue. और D, focus on elimination of global economical inequalities. तो इसका सी आंसर है बच्चों कि फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू, यानी जो वर्ल्ड लेवल का मुद्दा होगा, यानी बड़े लेवल का पूरे विश्व से रिलेटेड जो समस्या होगी उस पर ये कुछ नहीं करेंगे बल्कि मुंह मोड़ लेंगे। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि नेम के मोटिव में कहा गया है कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स दे गो बिटवीन देम एंड ट्राई टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स एट एनी कॉस्ट, दे वुड नॉट लेट देम फाइट, while neutrality means keeping distance from both the powers and if they are fighting let them fight। अगर न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे दो दोस्त लड़ रहे हैं और दोनों दोस्त हैं, या कोई अनजान है, मान लो दो अलग लोग हैं, दोस्त भी छोड़ दें, तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि दो लोग लड़ रहे हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हम दूर खड़े रहेंगे, बल्कि तमाशा देखेंगे, लड़ने देंगे, फाइटिंग होगी, लात घूसे बजते हुए दिखाई देंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होगा, इसको हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। लेकिन नेम का ये पर्पस नहीं था। नेम का कहना ये था कि अगर दो देशों में लड़ाई होती है तो नेम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बीच में आकर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, दोनों को किसी भी कीमत पर लड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में वॉर होता, डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 2 वर्ल्ड वार पहले ही ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर हो चुके थे, और अगर कहीं गलती से तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता तो बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि उस समय तक कई तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके थे। पहले वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब न्यूक्लियर बॉम्बों की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय जब इतना नुकसान हुआ, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर कहीं तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता और ये जो 2 सुपर पावर्स लगातार वेपन रेस में लगे हुए थे, वो अगर दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती और वो एक दूसरे पर उन वेपन्स का यूज़ कर देते, तो आई थिंक कि पूरी वर्ल्ड से ह्यूमन सिविलाइजेशन ही कहीं ख़त्म ना हो जाती। तो इसीलिए यही एक डर था, बड़ा वो था, जिस रीज़न से नेम की कंट्रियों ने
न्यूट्रल ना रहने का डिसीजन लिया और साथ ही साथ मिलिट्री फोर्सों को ज्वाइन भी ना करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उनका एक और मानना था नेम का यहाँ पर कि अगर वो भी किसी भी मिलिट्री ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर इनवाइटिंग द वॉर्स, वो भी तो वॉर को इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके द्वारा भी वॉर्स को इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि जब जब अलायंस बनेंगे, जिस तरह से आर्मी तैयार होगी, अगर दोनों तरफ से लोग इकट्ठे होने लगेंगे, दोनों तरफ से आर्मियाँ इकट्ठी होने लगेगी, तो वो तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि एक तरीके से हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए नेम के लीडर्स ने डिसाइड किया था कि वो ना तो किसी ग्रुप में शामिल होंगे, ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, आर्म रेस में हिस्सा नहीं लेंगे, न्यूट्रल भी नहीं रहेंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी ग्लोबल इश्यूज के ऊपर तो वो बीच में आकर उनकी लड़ाई को बंद कराने का काम करेंगे, उन्हें आपस में लड़ने नहीं देंगे। तो ये था ये नेम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रक्षित क्लासेस की वीडियोस जो हैं आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले मेरे इस चैनल का नाम जो है पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर था, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तक इस चैनल को रोकना सही नहीं होगा, क्योंकि कई और सब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी ज़रूरत बच्चों को पड़ती है। तो हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोस जो हैं वो हम अपने इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ईजिली अपने पेपर को कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, इनमें से कौन सा नेटो का मेंबर नहीं है? ए द यूएसए, ये तो था, बिल्कुल था, इंग्लैंड भी था। बी सी है फ्रांस, ये भी था। डी नन ऑफ एबव, यानी डी होगा नन ऑफ एबव, यानी तीनों के तीनों इसके मेंबर थे। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो, इनमें से कौन सी कंट्री जो है सीटो की मेंबर नहीं थी? ए यूएसएसआर, बी न्यूजीलैंड, सी पाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखो यूएसएसआर नहीं होगा, क्योंकि अभी पीछे हमने बात की थी कि वेस्टर्न एशिया के अंदर, ईस्टर्न एशिया के अंदर जो है सीटो जो है अमेरिका का अलायंस था और ये यूएसएसआर उसका अपोजिट ग्रुप था। तो यूएसएसआर इसका पार्ट कैसे हो सकता है? तो यही लॉजिक आप लोगों को लगाना है यहाँ पर कि यूएसएसआर इसका सही आंसर है ए यूएसएसआर। 46th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 46th क्वेश्चन। अभी हम फर्स्ट चैप्टर को ही कवर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर से बनते हैं और हमने ये कोशिश की है कि जितने बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इसमें जोड़ने की कोशिश हमने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEO इज फॉल्स, नियो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है? पहला ए, गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखेंगे आप, LDC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको। तो LDC का पूरा नाम होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये कह रहा है ए पॉइंट में कि गिव द LDCs कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, क्या LDCs को नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार होना चाहिए? बी ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, उनका वेस्टर्न मार्केट तक पकड़ हो। सी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजी मिल रही है उसको कम दामों पर मिले इन्हें। और डी प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें उनके फायदे के लिए, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट ये नियो से रिलेटेड हैं। चलिए 47th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है इन 1945 द एलाइड फोर्स इंक्लूड द यूएस डैश यूएसएसआर एंड डैश, यानी एलाइड फोर्स में कौन कौन से देश शामिल थे? इसी वीडियो के अंदर अभी हमने आगे भी पढ़ा था इसी के बारे में कि एलाइड फोर्स के पार्ट कौन कौन से थे, उसी में से 2 का नाम दे दिया है, 2 का और आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 4 देश थे जो कि एलाइड फोर्स के मेंबर बने थे। तो अब नीचे देख लेते हैं ऑप्शन एक बार, ए यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड फ्रांस, बी यूएस, जापान, यूएसएसआर एंड फ्रांस, सी यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर एंड इटली, डी
यूएस, इटली, यूएसएसआर एंड जापान। जापान, इटली ये तो इसके अगेंस्ट में थे हमेशा, तो इसीलिए जिन ऑप्शनों में ये दो नाम आ रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता। तो बच गया एक, जो कि है पहला ए, यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड फ्रांस। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 48th क्वेश्चन की तरफ। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज, यानी 1961 में कौन सी घटना घटी थी इनमें से जो नीचे बात आ रही है। ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्लिन वॉल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, पहला ए। बी, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का घुसपैठ करना। सी, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, वियतनाम का कंबोडिया में इंटरवेंशन करना। और डी, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ए पॉइंट है इसका, 1961 में बर्लिन की दीवार जो है बनाई गई थी, जिसने बर्लिन को ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी में बांटने का काम किया था डियर स्टूडेंट्स। तो ये 48th क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया आज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी बचे हुए। अभी आगे बढ़ते हैं। ये पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने अभी पैसेज बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चनों को नहीं किया है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्टून बेस्ड, पैसेज बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसी पर चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि इजीली आप लोगों को सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर को कवर करते हैं थोड़ा सा। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर 2। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। लेकिन फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे, जो आपको टर्म 1 में दिखाई देने वाले हैं। ए, द पहला पॉइंट है, अब पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। द बर्लिन वॉर सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द ब्लैंक वर्ल्ड, यानी बर्लिन की जो वॉर थी वो किस चीज को डिवाइड करती है, सिंबलाइज करती है डिवीजन को। ए, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। बी, रिच एंड पुअर। सी, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। डी, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का था, क्योंकि वेस्टर्न जो है कैपिटलिस्ट के फेवर में थे और ईस्टर्न जो थे वो कम्युनिस्ट के फेवर में थे, तो इसीलिए ए जो है इसका आंसर सही है। द बर्लिन वॉल वॉज मोर देन किलोमीटर लॉन्गर वॉर, यानी कितने किलोमीटर का था वो बर्लिन वॉल। तो ए 100 किलोमीटर, बी 150 किलोमीटर, सी 175 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। तो बी आंसर इसका ठीक है, यानी 150 किलोमीटर। इसके बाद है द यूएसएसआर ग्रुप वाज ऑल्सो नोन एज द ब्लैंक ब्लॉक, यानी यूएसएसआर के ग्रुप को किस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ए, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। बी, सोशलिस्ट ब्लॉक। सी, डेमोक्रेटिक ब्लॉक। और डी, डेवलप्ड ब्लॉक। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के ग्रुप को कैपिटलिस्ट ग्रुप कहा जाता था, ब्लॉक कहा जाता था, और यूएसएसआर के ग्रुप को सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था। तो इसीलिए इसका आंसर बी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, वार्सा पैक्ट साइंड बाय मेनली बाय द कंट्रीज ऑफ ब्लैंक यूरोप, यानी यूरोप के कौन सी कंट्रियों ने वार्सा पैक्ट को साइन किया था, जो कि ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है। ए, ईस्टर्न। बी, सेंट्रल। सी, साउथर्न। डी, वेस्टर्न। तो सेंट्रल यूरोप जो था उसकी कंट्रियों ने, कई कंट्रियों ने वार्सा पैक्ट को साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर के 5th क्वेश्चन। व्हेन मिखाइल गोर्बाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, यानी सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचेव किस साल में, किस वर्ष में, किस ईयर में जनरल सेक्रेटरी बनी थी। 1981 ए, बी 1985, सी 1989 और डी 1990। तो आपको पता होना चाहिए, बुक में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया पिछले में, कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो उसके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बने थे, और 1989 में वहाँ के प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है कि द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन,
यानी किस साल में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश की थी? ए 1969, बी 1979, सी 1989 और डी 1999। तो ये सही आंसर इसका बच्चों है 1979। यानी 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। क्लियर है सभी को? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी को इसमें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर जिन्हें कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आप चाहते हैं कि इसको और ब्रीफली डिफाइन किया जाए तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं अपनी अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा और ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, ब्लैंक वॉज द सक्सेसर ऑफ लेनिन। इनमें से कौन जो है वो लेनिन का सही उत्तराधिकारी था? ए पुतिन, बी गोर्बाचेव, सी स्टालिन और डी जो है टोरस्टकी। ये इनमें जो है आपको पता होना चाहिए, स्टालिनग्राद जो है वो यानी सी ऑप्शन वो उसके सही सक्सेसर थे। इन्होंने जो है सबसे अच्छे तरीके से यूएसएसआर को संभाला था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन बाय, कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन बाय ब्लैंक इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में सामूहिक कृषि की शुरुआत किसने की थी? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी येल्त्सिन और डी पुतिन। तो स्टालिन ने ही इसकी भी शुरुआत की थी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूएसएसआर को जिसने बनाया, जिसके टाइम में हुआ, वो स्टालिनग्राद ही थे। उसके बाद है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैटलिक रिपब्लिक। इनमें से कौन सा जो है वो बाल्टिक रिपब्लिक का पार्ट नहीं था? ए एस्टोनिया, बी लिथुनिया, सी लथाविया, डी लंदन। तो आपको पता है कि एस्टोनिया, लिथुनिया, लथाविया ये तो इसी के पार्ट थे। लंदन जो है वो एक अलग कंट्री, तो इसीलिए इसका आंसर डी है यानी लंदन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस्टोरिका। पेरिस्टोरिका का मीनिंग क्या है? ए रिजेक्टिंग, बी रीकाउंटिंग, सी रीस्ट्रक्चरिंग और डी रीओपनिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग यानी नए तरीके से किसी चीज को बनाना, ये जो है वो पेरिस्ट्रोकिया का मीन्स होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मीन्स क्या है? ए ट्रांसपेरेंसी, बी ओपननेस, सी लॉकडाउन, डी स्ट्राइक। तो ओपननेस होता है इसका मीन्स यानी खुलेपन की नीति। जैसा कि आप जानते हैं पहले यूएसएसआर के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी थी कि बाहर से उसका किसी देश से कोई लेन देन नहीं था। जो भी चीज़ें हैं वो यूएसएसआर के अंदर ही बनती थी और उन्हीं चीज़ों का यूज़ वहाँ पर किया जाता था। तो इस तरह की जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसके कारण बाद में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन की नौबत आई, क्योंकि कई देशों ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वेस्टर्न कंट्रियों की देखा देखी कि अगर हम भी अलग रहेंगे तो शायद अपना डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर्पज से और भी कई सारे रीजंस थे, आपने पढ़ा है बुक के अंदर, मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है इसके बारे में कि बहुत सारे रीजन थे जिस रीजन से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद उन्होंने एक ओपन पॉलिसी यानी ओपननेस की पॉलिसी को अपनाया और वहाँ से फिर जो है सोशलिस्ट सिस्टम भी खत्म हो गया था। तो बी आंसर जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश बिकेम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर। इनमें से कौन सा देश है, रिपब्लिक है, जिसने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया था यूएसएसआर से अलग होने के बाद? तो लिथुनिया ए, बी लिबेरिया, सी जॉर्जिया, डी अजरबैजान। तो लिथुनिया वो कंट्री थी जिसने सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर किया था इससे अलग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन ये है, येल्त्सिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन द ईयर। येल्त्सिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट बने थे किस साल में? तो आप जानते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद ही जो है ये येल्त्सिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। तो इसीलिए ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। ए 1998, बी 1991, सी 1994 और डी 1995।
तो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब उसका उत्तराधिकारी रशिया को बनाया गया तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है, पहले प्रेसिडेंट जो है वो येल्त्सिन बनी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 14th क्वेश्चन। यह है कि इन 1991 ब्लैक साइंड द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, साइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। 91 में किसने जो है इन 1991 डैश साइंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट के तौर पर साइन किसने किए थे? तो ए गोर्बाचेव, बी येल्त्सिन, सी ख्रुश्चेव और डी जो है ब्रेंजनेव। तो गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के उस समय साइंड प्रेसिडेंट थे। ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। चेकोस्लोवाकिया वाज स्प्लिट इनटू डैश पार्ट्स आफ्टर 1945, यानी चेकोस्लोवाकिया को कितने भागों में स्प्लिट किया गया था 1945 के बाद? ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 2। तो 2 पार्ट्स में इसको जो है बांटा गया था चेकोस्लोवाकिया। अब एसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, एसेशन एंड रीजंस। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। आगे के क्वेश्चन में 2 तरह के स्टेटमेंट है, एसेशन ए एंड रीजनिंग आर। आंसर द क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, यानी जो ऑप्शन सही है उसका बताना है। अब यहां से शुरू करते हैं 17 से हम इसके। एसेशन है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया जो है 2 भागों में बढ़ गई, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। और वेस्टर्न कंट्रीज ज्वाइंट ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न कंट्रियों ने जो है ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन किया। तो हम ये कहेंगे कि आंसर जो होगा इसका वो ये है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी वेस्टर्न कंट्रियों ने ईस्टर्न अलायंस को नहीं ज्वाइन किया था बल्कि वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन किया था। इसके बाद एसेशन है कि व्लादिमीर लेनिन डाइड इन 1924। व्लादिमीर लेनिन जो है वो मर गए थे 24 में। और रीजन इसका दिया हुआ है कि स्टालिन केम टू पावर इन 1924। ये जो है स्टालिनग्राद जो है वो पावर में आए थे 1924 में। तो ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ठीक है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 24 में लेनिन की डेथ हुई थी, उनके तुरंत बाद जो है स्टालिन जो है पावर में आए थे। तो दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो इसी तरीके के हैं। अब एक बार केस बेस्ड स्टडी देख लेते हैं। ये रीजनिंग वाले तो इसी तरीके के होंगे। अब केस बेस्ड में देख लेते हैं कि जैसे केस स्टडी में इस तरह का पॉइंट दिया होगा, द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। बर्लिन की दीवार जो है वो बांट रही थी दुनिया को 2 पार्टों में, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट। बिल्ट इन 1961 में बना था। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले एक बार और बता दूं आगे पढ़ने से पहले कि ये केस स्टडी में जस्ट लाइक पैसेज की तरह होते हैं कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आप इन लाइनों को पढ़ के आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3 और 4 उन क्वेश्चनों को आपको सही ऑप्शन को मतलब टिक करना है, यानी पहचानना है कि कौन सा उसका सही आंसर है। तो आगे पढ़ता हूं मैं इसको। बिल्ट इन 1961, ये 1961 में बना था टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। इसने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग किया था। दिस मोर देन 150 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल, ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। स्टूड फॉर 28 ईयर्स, 28 साल तक रही थी ये। एंड वाज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल, और इसको 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, यहीं से यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी के दोनों भागों का। एंड द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, और इसी के तुरंत बाद कम्युनिस्ट ब्लॉक भी खत्म होने वाला था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, आधे क्वेश्चन आपको इसके क्वेश्चनों में भी मिल सकते हैं, यानी इन लाइन्स में भी मिल सकते हैं। बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन, बर्लिन वॉल किसके बीच का सिंबलाइज था बंटवारे का? ए कैपिटलिज्म एंड सेकुलरिज्म, बी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, सी कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, डी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का जो है डिवीजन था ये, जिनके बीच जो है ये लड़ाई थी उस समय की।
नेक्स्ट, बर्लिन वॉल वाज बिल्ड इन डैश ईयर। ऊपर अभी आप लोगों ने पैसेज में पढ़ा, एक बार और पैसेज दिखा देता हूं आपको कि इसी के अंदर जो है इसका आंसर है 19 बिल्ड इन 1961। सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं इस केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है इसका आंसर, तो 1961 जो है इसका सही आंसर होगा। द बर्लिन वॉल वाज द बर्लिन वॉल सेपरेट्स, बर्लिन वॉल ने किसको सेपरेट किया था, इसका भी आंसर ऊपर दिया हुआ है, पैसेज के अंदर ही है कि टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। अब ऑप्शन देख लें इस वाले क्वेश्चन का, ईस्ट बर्लिन फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट बर्लिन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट और ईस्ट बर्लिन फ्रॉम साउथ। तो ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट, ये क्वेश्चन के अंदर पैसेज में ही दिया हुआ है। बर्लिन वॉल स्टूड फॉर, बर्लिन वॉल जो है अपनी जगह पर बनी रही कितने साल तक, अगला क्वेश्चन है इसी केस स्टडी से, 28 ईयर्स। ये भी पैसेज के अंदर एक बार और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को ताकि ये इजी रहे कि इसी के अंदर से आंसर होते हैं। थर्ड लाइन के अंदर देखें आप लोग, थर्ड लाइन में 28 ईयर मेंशन है कि ये 28 ईयर्स तक रहा था। अब आते हैं, द बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन ऑन, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी 9 नवंबर 1989, ए, बी 10 नवंबर 1989, सी 11 नवंबर 1989 और डी 12 नवंबर 1989। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने ध्यान से केस स्टडी को देखा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि 9 नवंबर 1989 को ये वॉल तोड़ी गई थी, दीवार जो है तोड़ी गई थी। दूसरा केस स्टडी भी एक और देख लेते हैं यहां पर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोप की जो कंट्रियां थी जहां पर फासिस्ट यानी इटली का कब्जा था, वो बाद में यूएसएसआर के अधीन आ गए। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। इन सभी देशों में जो सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम यहाँ पर था वो यहाँ पर भी लागू किया गया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर कॉल्ड एज सेकेंड वर्ल्ड, इनको सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, दूसरी दुनिया कहा गया, और सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा गया इसी को। द वार्सा पैक्ट अ मिलिट्री अलायंस, यानी वार्सा पैक्ट जो कि एक मिलिट्री अलायंस था, लेड देम टुगेदर, वो इन सबको एक साथ जोड़ने में कामयाब रहा। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, यूएसएसआर जो है वो इस ब्लॉक का लीडर बना। अब जरा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी केस स्टडी के। ये है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन ब्लैंक ईयर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, तो ये देखो इसका भी आंसर नहीं, इसमें नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर, यूएसएसआर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए है यूनियन ऑफ सोवियत, बी सोवियत रिपब्लिक, सी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और डी यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना है अपनी तरफ से। अगर आप ध्यान से देखें सोचें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 वर्ड हैं, यू, एस एंड आर, और इन चारों ऑप्शनों में 4 वर्ड वाला सी है, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दैट मीन्स कि सी आंसर जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोप कंट्रीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोप की कंट्रियां किसके अंडर में आई, तो ईस्टर्न ग्रुप किसका था, यूएसएसआर का। भी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कंट्रियों पर किसका दबदबा था, वेस्टर्न कंट्रियों के ऊपर अमेरिका का दबदबा था, जहां की ज्यादातर कंट्रियों ने अपने देश के अंदर अमेरिकन ग्रुप यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया था। दूसरी तरफ वहीं पर जो ईस्टर्न कंट्रियां थी, जो ईस्ट की कंट्रियां थी, उन कंट्रियों ने यूएसएसआर के पॉलिसी को अपनाया था। तो इसीलिए यह पूछ रहा है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी इसके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोप की जो कंट्रियां थी वो किसके अंडर में आई थी, ए यूएसए, बी यूएसएसआर, सी यूके और डी फ्रांस। तो ये यूएसएसआर के अंडर में आई थी क्योंकि ईस्टर्न कंट्रियों पर यूएसएसआर का दबदबा ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हम लोगों ने अभी तक। मैं समझता हूं कि इसी के साथ लगभग आप लोगों के आज 2 चैप्टर भी कवर होंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन
बढ़ने से पहले एक बार और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों से फायदा पहुंच रहा हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपने सिलेबस को सही तरीके से कवर कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल यानी रक्षित क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन सभी लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिलिट्री अलायंस ऑफ वार्सा पैक्ट क्रिएटेड बाय, यानी जो मिलिट्री अलायंस था वार्सा पैक्ट का, वो बनाया गया था किसके द्वारा? ए यूएसए, बी यूएसएसआर, सी ब्रिटेन एंड डी चाइना। तो आप जानते हैं कि जो वार्सा पैक्ट था वो जुड़ा हुआ था यूएसएसआर से, तो इसीलिए इसका आंसर, सही आंसर होगा बी यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 35th क्वेश्चन, द वेस्टर्न ब्लॉक वाज कंट्रोल्ड बाय, यानी वेस्टर्न ब्लॉक कौन कंट्रोल कर रहा था? बार बार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चनों में ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, वार्सा पैक्ट, नेटो, ये सब आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटों को कि कौन सा ब्लॉक किस से जुड़ा हुआ है। तो द वेस्टर्न ब्लॉक वाज कंट्रोल्ड बाय ए चाइना, बी यूएसए, सी यूएसएसआर, डी इंडिया। तो यूएसए इसका आंसर है। आप छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब भी ईस्टर्न की बात आएगी तो यूएसएसआर, वेस्टर्न की बात आएगी तो यूएसए, नेटो की बात आएगी यूएसए, वार्सा पैक्ट की बात आएगी तो यूएसएसआर। तो इसका आंसर यूएसए था डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं अरेंज वाले क्वेश्चंस कि अरेंज कैसे करना है इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस, यानी जो घटना जिस समय हुई उसके अनुसार उसको अरेंज करना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दूसरा है बर्लिन वॉल कोलैप्स, तीसरा है फरवरी रेवोल्यूशन, चौथा गॉर्बाचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर। तो आपको पता है जनरल सेक्रेटरी 1985 में बने थे, फरवरी का रेवोल्यूशन 1927 में हुआ था, और वॉल ऑफ बर्लिन गिराई गई थी 1989 में, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। तो इस हिसाब से पहले फरवरी रेवोल्यूशन आएगा, पहले नंबर पर फरवरी का रेवोल्यूशन सी, यानी कि उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका फोर्थ गोर्बाचेव का जनरल सेक्रेटरी बनना, उसके बाद बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, और उसके बाद जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है सी वाला वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसमें डेट डाटाज का आप ध्यान रखेंगे तो इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। दैट्स ऑल। आज की इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर के अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं, लेकिन मेरी इस पीडीएफ के अंदर आज के उसमें इतने ही है। मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को बाकी के भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको तीसरे चैप्टर की तरफ भी लेकर चलूंगा जो टर्म 1 में है, और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं सेकंड बुक के भी, उनके भी एमसीक्यू मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इस टर्म 1 को हल्के में ना लें। टर्म 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टर्म 1 के ही मार्क्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी परसेंटेज क्या होगी इस क्लास के अंदर, यानी 12th क्लास के अंदर। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल बनाकर अपने इन सभी क्वेश्चनों को कवर करें, सभी सब्जेक्टों को कवर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पर ही पूरा ध्यान दें, बल्कि मैं ये कहता हूं कि सभी सब्जेक्टों को बराबर का महत्व दें, सभी सब्जेक्टों को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जो सभी सब्जेक्टों में आगे होता है वही हमेशा टॉपर कहलाता है। तो और दूसरी बात, इन क्वेश्चनों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें, लॉजिक लगाने की कोशिश करें। अगर आप सही लॉजिक से इन क्वेश्चनों को समझते हैं, अगर आप सही तरीके से इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन कभी भी आपके माइंड से बाहर नहीं जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को जब कभी भी आपसे कभी भी कोई डिस्कस करेगा तो आप इन क्वेश्चनों को उसे जरूर बता पाएंगे डीप डिस्क्रिप्शन के साथ। तो मैं आज आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन आज हमने कवर किए, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, अच्छे तरीके से आप इनको तैयार कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जब आप 17th को पोल साइंस का पेपर देने जाएं,
तो आप लोगों को पेपर करते कौन सा समय है? ये ऐसा लगे कि आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। दैट मीन्स इसलिए नहीं कि आपको कुछ नहीं आता होगा, बल्कि इसलिए कि आप अगर अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपको खुशी होगी कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो 4 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं पार्ट वाइज, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, सेक्शन सी में 2, तो आप लोग ऐसी तैयारी करके जाएं कि आपको ये सोचना पड़ जाए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा जाए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।